जब कभी इंसान अपने शौक़ को पूरा करने के लिए अपने ही परिवार को दरकिनार करती है तो उसी बीच उसके परिवार का भी पूरी तरह से बर्बादी भी शुरू हो जाती है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है कि एक हंसता खेलता परिवार एक औरत की वजह से तहस महस हो जाता है, लेकिन उस औरत की करतूत की वजह से उसका पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आ पाती है तो सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीबाज चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने नहीं प्यारे हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज का यह जो वीडियो है, यह वीडियो काफ़ी लोगों तक अब पहुंच जा सके। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और आज की यह जो घटना है, यह घटना है ठीक पंजाब प्रदेश, और पंजाब प्रदेश का ही श्री मुक्त साहिब एक ज़िला लगता है और उसी का ही सदर मटौल थाना लगता है, और ठीक उसी में कुणाल कला पड़ता है। उसी कुणाल कला के रहने वाले होते हैं गुरमेज सिंह, जिनके टोटल 2 बच्चे होते हैं। जो सबसे बड़ा बेटा होता है राजेंद्र सिंह, और जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होता है, और जो दूसरे नंबर का बेटा होता है बलजिंदर सिंह, जिसकी उम्र 29 साल के आसपास होता है। असल में कुणाल कला जो गांव होता है, वह गांव मज़दूरों से घिरा होता है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ सिख रहते हैं, लेकिन अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जाटों के खेतों में मजदूरी किया करते थे। उनके पास ठीक ठाक पैसे आते थे, ठीक वैसा ही काम दोनों भाई भी किया करते थे। राजेंद्र की शादी ठीक 11 साल पहले हो जाती है और अपनी पत्नी और साथ में अपने बच्चों को लेता है। ठीक गांव के ही बाहर एक घर होता है, उसी घर में जाकर राजेंद्र अपने पत्नी के साथ अब रहने लग जाता है। लेकिन इधर बलजिंदर सिंह की शादी ठीक 7 साल पहले ठीक पंजाब के ही एक फल्जिका थाना लगता है, और उसी का महुआड़ा बोदला एक गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं अब थाना सिंह की एक अपनी बेटी होती है सोमपाल कौर। सोमपाल देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी और चंचल थी, भले ही थोड़ी बहुत सांवली थी, लेकिन कट मिजाज काफ़ी अच्छा होता है। जब ठीक 8 साल पहले इधर जाकर सोमपाल कौर की शादी बलजिंदर सिंह हो जाता है। काफ़ी खुशी में ज़िंदगी भी हो जाता है। वक्त तो बड़े तेज़ी से भागता है, लेकिन इसी बीच बलजिंदर सिंह के टोटल एक बेटा भी होता है, जिसकी उम्र 7 साल के आसपास है, जिसका नाम अभी है। अभी अपने ही पास एक स्कूल होता है, इसी स्कूल में सुबह के टाइम पढ़ाई के लिए निकल जाता और शाम के टाइम वापस ज़रूर आ जाता। लेकिन इधर राजेंद्र जो होता है एक कंबाइन चलाने का काम किया करता था, ठीक एक झाड़ के यहाँ, और इधर बलजिंदर भी एक झाड़ के यहाँ ट्रैक्टर चलाने का काम किया करता था। दोनों अपने अपने काम में काफ़ी अच्छे तरीके से उलझे हुए होते हैं। पारिवारिक का खर्चा भी बड़े बेहतर तरीके से निकल जाया करता था। लेकिन कुछ ही दिन बाद बलजिंदर की जो अपनी पत्नी होती है सोमपाल कौर भी, वह भी जाकर अब मजदूरी करने लग जाती है। परिवार का खर्चा बड़े बेहतर तरीके ढंग से बलजिंदर सिंह का चलने लग जाता है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ 14 अप्रैल 2017 का सुबह का टाइम होता है। बलजिंदर भी अपने काम पे चला जाता है। इधर उसका अपना जो बेटा होता है अभी वो अपने स्कूल के लिए चला जाता है। लेकिन जब अब शाम का टाइम हो जाता है तो सोमपाल देखती है कि अभी तक हमारे पति वापस लौट के नहीं आए। अब लगभग 2 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन तब भी लौट के नहीं आते। सोमपाल अपने पति इधर बलजिंदर के मोबाइल पर कॉल करते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर तो बंद बता देता है। लेकिन ऐसे इंतज़ार करते करते लगभग रात का अब 11 बजे के आसपास टाइम होता है। दूसरी तरफ राजेंद्र गांव के बाहर अपनी कंबाइन लेकर खेतों के बाहर खड़े होते हैं। वहीं पर एक टिब्बिल होता है, और टिब्बिल पे जाकर वहाँ जो पंपी सेट लगा होता है उसको चला लेते हैं और नहाने लग जाते हैं। और नहा धोकर आके चारपाई पर खाना खाकर आराम से अब लेटने की तैयारी करते हैं, क्योंकि दिन भर कंबाइन चलाकर राजेंद्र सिंह काफ़ी थक सा जाते हैं।
और जैसे ही सोने की कोशिश करते हैं उसी बीच उनका मोबाइल बज उठता है। देखते हैं कि वह तो हमारे अपने छोटे भाई की जो पत्नी है सोमपाल कौर का ही नंबर है। अपने कान पे लगाते हैं, पता लगता है सोमपाल कौर कह रही है कि क्या आपके पास अभी के पापा गए हैं। यह बात सुनने के बाद राजेंद्र कह जाते हैं कि नहीं, हमारे पास तो नहीं है, हम तो यहाँ पर अकेले हैं। यह बात सुनने के बाद सोमपाल भी कह देती है वह ना जाने कहाँ चले गए, इतना टाइम होगा अभी तक लौटे नहीं। राजेंद्र भी कह देते एक बार बलजिंदर के पास कॉल तो करो। सोमपाल कह देती हमने काफ़ी बार ट्राई किया लेकिन उनका मोबाइल बंद बता रहा है। राजेंद्र भी कह देते हैं कि ठीक है, हो सकता है उन्हीं की जाट के यहाँ रुक गया हो और सुबह तक वापस आ जाए, तुम इत्मीनान से सो जाओ, सुबह के टाइम में हम आ जाएंगे। लेकिन इधर पूरी रात बीत जाता है। पूरी रात सोमपाल अपने पति के पास फ़ोन मिलाती है लेकिन एक भी बार बलजिंदर के मोबाइल पर कॉल नहीं लग पाता। ऐसे सुबह का 5 बजे का जब वक्त हो जाता है तो इधर राजेंद्र अपने घर पर पहुँचते हैं और पहुँचते ही सोमपाल जाती है। राजेंद्र सारी बात बता देती है कि अभी तक लौट के नहीं है। और राजेंद्र जैसी आप बात सुनने के बाद एकदम अचंभे हो जाते हैं। वह भी अपने भाई बलजिंदर के मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं लेकिन मोबाइल नंबर तो बंद बताता है। अब इधर सोमपाल और साथ में राजेंद्र सिंह दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद अब जाकर काफ़ी घरों में पूछताछ करते हैं अपने भाई और अपने पत्नी के बारे में, लेकिन कहीं पर बलजिंदर का आता पता नहीं चलता है। बलजिंदर के जितने भी रिश्तेदार होते हैं, साथ में यार दोस्त होते हैं, क्योंकि अगर घर में किसी के काम पड़ जाता तो वहाँ जाकर बलजिंदर उस घर में ज़रूर सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। बलजिंदर के ऊपर काफ़ी लोगों का एहसान भी होता है, इसीलिए जैसे ही लोग बलजिंदर के बारे में इस तरह की खबर पाते तो वह भी लोग राजेंद्र और सोमपाल के साथ बलजिंदर की तलाशी करने में लग जाते हैं। काफ़ी घंटे तलाशी करते हैं लेकिन कहीं पर अब बलजिंदर का अता पता नहीं चलता है। ऐसे तलाशी करते करते पूरा का पूरा 3 दिन का वक्त बीत जाता है लेकिन तब भी बलजिंदर अपने घर वापस लौट नहीं पाता है। इधर राजेंद्र सोच के परेशान हो जाता कि आखिर हमारा अपना छोटा भाई कहाँ पर चला गया, उसका क्यों कोई अता पता नहीं लग रहा, कोई हमें सूचना क्यों नहीं दे रहा है। अब लेकिन तभी 18 अप्रैल 2017 को ही इधर राजेंद्र अपने कुछ रिश्तेदारों को लेता है और साथ में प्रधान को लेता है और लेने के बाद सदर पटौल थाने में जाता है। वहाँ के थाना प्रभारी परमजीत सिंह जैसे राजेंद्र को देखते हैं, इधर राजेंद्र पुलिस के सामने सारी सच्चाई बता देता है। पुलिस की जो टीम होती है इधर राजेंद्र का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है और राजेंद्र अपने घर तो आता है। आने के बाद पुलिस की टीम उधर हरजिंदर सिंह की तलाशी करने में लग जाती है लेकिन हरजिंदर सिंह की कहीं पर अता पता नहीं चलता। पुलिस अपने हिसाब से जांच पड़ताल करती है लेकिन हरजिंदर सिंह के बारे में पुलिस तक को कोई सुराग भी नहीं लग पाता है। लेकिन इधर राजेंद्र भी और साथ में गांव वाले भी हरजिंदर की तलाशी करते हैं। ऐसे तलाशी करते करते कई गांवों का दौरा भी कर लेते हैं। लेकिन तभी ठीक है, अब 20 अप्रैल 2017 का ही टाइम होता है। तो उस वक्त इधर राजेंद्र और साथ में करीबी दोस्त होते हैं हरदीप सिंह और जलांधर सिंह और एक हरजिंदर सिंह। यह तीनों मिलकर राजेंद्र के साथ दूसरे गांव से दौरा कर कर वापस लौट रहे होते हैं और जैसे ही राजस्थान के फीडर नहर के ऊपर चढ़ते हैं तो उसी रास्ते से चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते कुछ वक्त सफ़र तय कर लेते हैं लेकिन जैसे ही अब भुल्लर गांव के करीब पहुंचते हैं तो नाकों में बड़ी तेज़ दुर्गंध आती है। उस दुर्गंध को राजेंद्र जैसे ही एहसास करने के बाद अपनी नज़र को उसी नहर की ओर घुमाता है तो देखता एक बाँध है, लेकिन उसी बाँध पर एक केसरी रंग का सिर में बांधने वाला पटका होता है। और पटका को जैसे राजेंद्र देखता है, देखने के बाद पहचान लेता, करने लग जाता है या तो हमारा अपना भाई अब बलजिंदर अक्सर पहना करता था। लेकिन वहाँ पर जो दोस्त होते करने लग जाता है कि चलो यहाँ पर बड़ी तेज़ दुर्गंध आ रही है। लेकिन जिज्ञासावश उन दोस्तों को अपने पास बुलाता है और राजेंद्र झांकता है, देखता है कि एक बाँध बना हुआ, उसी बाँध पर एक व्यक्ति की अधमृत डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। राजेंद्र उन्हीं दोस्तों का साथ लेता, साथ लेने के बाद डेड बॉडी को बाहर निकालता, देखता उसका तो अपना छोटा भाई हरजिंदर है। और वहीं पर राजेंद्र और साथ में उसके अपने जो दोस्त होते जलांधर और कुछ और दोस्त होते वहीं पर दहाड़े मार कर चीख चिल्ला पड़ते हैं। लेकिन उसी में से हरजिंदर अपने नज़दीकी पुलिस थाना अब सदर मटौल फ़ोन कर देता है। वहाँ के थाना प्रभारी
और परमजीत सिंह जैसी खबर पाते अपने दल बल टीम को लेते हैं। लेने के बाद वह भी घटना पर पहुँचते, तब तक गांव वालों का जमावड़ा लग चुका होता है। डेड बॉडी को वहाँ भी पलट कर देखते हैं जो पूरी तरह से पानी में फूला हुआ होता है। डेड बॉडी का अच्छे से पंचनामा करते हैं और सिर पे बांधने वाला जो पटका होता है पुलिस उसको अपने कब्जे में लेती है। लेने के बाद पुलिस की टीम इधर बॉडी को उठाकर अपने नज़दीकी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। इधर पुलिस की टीम राजेंद्र को थाने लेकर आती है। आने के बाद अजिल्दर सिंह के गुमशुदगी के मुकदमा को लाश बरामदगी दिखाकर अज्ञात के खिलाफ धारा 302 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से 2 टीम बैठाती है और उसी टीम के तहत इस केस की छानबीन भी किया जाता है। पुलिस की टीम एक हरजिंदर के घर जाती है और वहीं पर उसकी अपनी पत्नी सोमपाल होती है। पुलिस की टीम सोमपाल से कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद काफ़ी आस पड़ोस लोगों से पूछा भी जाता है तो पता चलता है हरजिंदर जो होता है एक नेक दिल का इंसान होता है, अपने काम से मतलब रखता है। उसका आज तक किसी से झगड़े तकरार तक नहीं हुए, आखिर उसके पीछे कौन पड़ सकता है। पुलिस यह सब जानती है। जानने के बाद पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत भी नहीं लगता है। दूसरे दिन इधर हरजिंदर सिंह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। पुलिस के सामने पूरी तरह से साफ हो जाता है कि हरजिंदर सिंह की जो मौत हुई है सांस फूलने की वजह से हुई, लेकिन पेट में कुछ अंश जो होते हैं नशे के पाए गए होते हैं। रिपोर्ट पाने के बाद इस केस को और गहराई से छानबीन करने के लिए खबरी भी लगा देती है ताकि पता चल जाए कि आखिर हरजिंदर सिंह के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। खबरी जाते हैं हरजिंदर के गाँव में, काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों से पूछताछ करने के बाद पता चल जाता है कि आखिर सोमपाल का जो होता है अपने ही गांव की रहने वाली एक परमजीत कौर होती हैं। वह महिला होती है जो काफ़ी औरतों को अपने बस में लेकर एक ज़मींदार के साथ रिश्ता रखवाती थी। पुलिस को जैसी आवाज़ पता चलता है कि आखिर वह जो औरत होती है परमजीत कौर, वह एक अयासी किस्म की औरत थी और उसका जो होता है ठीक इधर सोमपाल के साथ काफ़ी उठका बैठता होता है। लेकिन जब कभी सोमपाल अपने काम से लौटती तो गांव के रहने वाले एक जमींदार होता है गुरप्रीत उर्फ पिंदा, जिसकी ठीक 2 साल पहले पत्नी भी होती है, लेकिन छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चले जाते हैं। यहाँ तक कि तलाक की नौबत भी आ जाती है। अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए पिंदा जो होता है काफ़ी औरतों का सहारा लेता है, उसके साथ रिश्ता भी रखता। देखा जाए तो पिंदा एक अयास किस्म का था। अब पुलिस की टीम जैसे इतनी भनक पाने के बाद पुलिस का जो शंका होता है वह शंका जाकर एक संबंध के जरिए बैठ जाता है। पुलिस यह जानना चाहती है कि आखिर पिंदा और साथ में परमजीत कौर का इसमें क्या हाथ हो सकता है। लेकिन पुलिस जब और गहराई से छानबीन करती है पता लगता है कि इधर परमजीत कौर की वजह से सोमपाल और साथ में हरजिंदर के बीच आए दिन झगड़े तकरार हुआ करते थे। लेकिन पुलिस की टीम जब और गहराई में जाती पता लग जाता है कारण क्या था और कारण जान के पुलिस की टीम बिना देर की हरजिंदर सिंह और साथ में अब पिंदा को अपने कस्टडी में लेती है और थाने ले जाती है। लेकिन पुलिस की टीम दूसरे कमरे में हरजीत कौर को बैठाती है और वहीं पर एक महिला कांस्टेबल होती है, उसके सामने एक चाल चलते हुए कहने लग जाती है कि हमें सारी सच्चाई तुम्हारे बारे में पता है। आखिर तुमने कैसे हरजिंदर सिंह की षड्यंत्र के तहत हत्या की है और एक बार सारी सच्चाई बता दो, हो सकता है तुम्हारा सज़ा कुछ कम हो जाए। जैसी आप बात सुनने के बाद एकदम चौंक जाती है, उसके चेहरे पर पसीने छूटने लग जाते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है और अपनी हिसाब से मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाती है। लेकिन जैसे अपनाती है तो तुरंत हरजीत कौर जाकर पुलिस की पैर पकड़ लेती, माफ़ी मांगना शुरू कर देती, कहने लग जाती कि साहब हमारे बच्चे भी हैं, हमारा अपना पति भी है, हम इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन क्या करें साहब, मजबूरी थी, हमें यह काम करना पड़ा। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई इधर अब पिंदा और साथ में हरजीत कौर रखते हैं, रखने के बाद पुलिस की टीम एकदम थर्रा जाती है। असल में इधर जो ज़िंदगी होता है हरजिंदर सिंह और साथ में सोमपाल कौर की बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी होता है। सोमपाल कौर अपनी पति हरजिंदर को पाकर अपने आप को काफ़ी भाग्यवान समझती है, क्योंकि उसका जो पति होता है ठीक उसके हिसाब से मिला हुआ था। भले ही दोनों का गरीब परिवार होता है, गरीब परिवार की लड़की भले ही होती है, सोमपाल कौर अपने हिसाब से अपने पति का घर भी बनाती है। लेकिन जब भी देखती कि हमारे जो पति है वह काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे तो वह भी उनका मेहनत में हाथ बंटवाती है।
उनका अपना बेटा भी होता है। अब अभी के साथ मिलकर घर गृहस्थी में उलझ जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद इधर सोमपाल भी और साथ में हरजिंदर दोनों मिलकर मेहनत मजदूरी कर धीरे धीरे खुद का अपना जो कच्चा मकान होता है एक पक्के मकान में तब्दील कर लेते हैं। लेकिन वक्त तो बीतने लग जाता है, खुशीमय जीवन हो जाता। अब सुबह के टाइम इधर अभी अपने स्कूल चला जाता और उधर हरजिंदर अपने काम जाड़ के यहाँ चला जाता। घर में सिर्फ अकेली पड़ी सोमपाल कौर बोर होती रहती थी। वह भी सोचने लग जाती है क्यों ना चला जाए, कहीं पर हमें भी मजदूरी करना चाहिए। और यही सब सोच कर दिन भर परेशान रहती है। लेकिन तभी इसी बीच हरजिंदर सिंह का एकाएक तबीयत खराब हो जाता है। खराब होने की वजह से चारपाई पकड़ लेता, पैसे की काफ़ी किल्लत सी आ जाती। और इसी किल्लत को दूर करने के लिए अपने पति से मेहनत मजदूरी करने के लिए सोमपाल कौर इजाज़त मांगती है। और उसका जो पति होता खुद सोमपाल कौर को इजाज़त दे देती है और सोमपाल कौर जाती है जाट के ही खेतों में मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देती है। पैसे आने जाने लग जाते हैं। आने जाने की वजह से अपने पति का कैसे ना तैसे कर सोमपाल इलाज करवाती है। लेकिन कुछ दिन बाद हरजिंदर भी ठीक हो जाता है। लेकिन जब ठीक हो जाता है दोबारा और काम पर लौट जाता है। फिर अपने पत्नी को मना करना लग जाता है कि आखिर तुम अपना काम बंद कर दो, अपने घर में ही रहो, अपने बच्चे को संभालो, क्योंकि बच्चे का ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। सोमपाल सुन लेती है, कहने लग जाती है कि हमें भी चिंता अपने बेटे का। आखिर हम जब गांव में काम कर रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत क्या हो रहा है? पैसे भी आएंगे, बेटे के नाम जमा होगा और परिवार भी अच्छा चलेगा। यह सब बात समझा कर हरजिंदर बात मान लेता है। बेधड़क अब इधर सोमपाल कौर अपने गांव के ठेकेदारों के यहाँ काम करना शुरू कर देती है। तभी घटना से मात्र 1 साल पहले सोमपाल कौर एक जाट के यहाँ से मजदूरी कर अपने घर की तरफ वापस आ रही थी। तभी रास्ते में ही पिंदा का खेत पड़ जाता है और पिंदा अपने ही खेत में होता है। लेकिन पिंदा की जो नज़र होता है अब सोमपाल कौर के ऊपर चला जाता है। लेकिन सोमपाल कौर की खूबसूरती जैसे देखता है तो पिंदा एक ही नज़र में दीवाना हो जाता है और उसके अंदर जानने की बस यही लालसा हो जाती है कि आखिर यह औरत है कहाँ की और किसके यहाँ काम करती है। पिंदा तो अपने घर चला जाता है। लेकिन पिंदा की एक अपनी खास मित्र भी होती। वह मित्र कोई और नहीं होती, गांव की रहने वाली एक बिगड़ैली किस्म की औरत होती है परमजीत कौर, जो पिंदा की हर ज़रूरत को पूरा करती और साथ में अपने आप को समर्पण करती और साथ में कुछ औरतों को भी पिंदा के आगे समर्पण करवाती, सिर्फ पैसे की लालच में। लेकिन इधर पिंदा अपने पास परमजीत कौर को बुला लेता है और परमजीत कौर से ही सारी बात पता कर लेता है कि आखिर औरत थी कौन। लेकिन यह बात सुनती है यह परमजीत भी कह देती है कि वह तो गांव के रहने वाले बलजिंदर सिंह की अपनी पत्नी है सोमपाल कौर। यह बात जैसे सुनने के बाद अब उस समय पिंदा भी कह देता है कि हमें वह औरत चाहिए, चाहे तुम्हें कितना भी पैसा चाहिए। अपने जेब से काफ़ी सारे रुपए निकालता है। रुपए निकालने के बाद परमजीत के हाथ में वही पैसे अब थमा देता है, कहने लग जाता ले जाओ उस औरत के आंखों के सामने रखो, औरत ज़रूर फंसाए जाएंगे। परमजीत पैसे पाती है, उसमें कुछ हिस्से अपने जेब में रख लेती है और जाती है। इधर जाकर सोमपाल कौर से बात करती है, मीठी मीठी बात करती है, काफ़ी सारे सपने दिखा देती है, जिसकी वजह से परमजीत की बातों में इधर सोमपाल आ जाती है, अपने आप को समर्पण करने के लिए और तैयार हो जाती है। और परमजीत और साथ में सोमपाल दोनों एक साथ शाम के टाइम में पिंदा के घर में जाते हैं। दोनों मिलकर एक ही साथ पिंदा के साथ संबंध बनाते हैं और जो संबंध का जो रिश्ता होता है अब बेधड़क रोज़ का रोज़ चलने लग जाता है। लेकिन उस संबंध की एहसास को जब सोमपाल पाती है, पाने के बाद संबंध के एहसास को रोज़ पाने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि सोमपाल की आंखों के सामने काफ़ी सारे पैसे पिंदा रख देता है। उसी पैसे को अपने जेब में रखती, अपने परिवार का खर्चा चलाती। इधर बेधड़क दोनों की मुरादें पूरे होने लग जाते हैं। लेकिन यह जो शौक़ होता है एक न एक दिन भारी पड़ ही जाता और ठीक ऐसे ही होता है। लेकिन इसकी जब खबर पूरे गांव में फैल जाती कि पिंदा के साथ ठीक सोमपाल और साथ में परमजीत का दोनों का ही अफेयर चल रहा है, इसकी खबर बलजिंदर सिंह को लग जाता है। बलजिंदर खबर पाता अपनी पत्नी को समझाता बुझाता, कहने लग जाता कि तुम्हारा आज से काम दाम बंद है, अपने घर में ही रहो, हमारे पास इतने सारे पैसे आ रहे हैं कि हम तुम्हारा और साथ में अभी का खर्चा चला सकते हैं। यह बात सुनने के बाद सोमपाल भी कह देती है कि आखिर में तुम्हें क्या दिक्कत है, हमें काम करने दो। और यह बात दूसरी तरफ बलजिंदर भी सुनता है, लेकिन काफ़ी समझाता बुझाता है। समझाने बुझाने के बाद खुद सोमपाल बलजिंदर से लड़ बैठती है। लेकिन दूसरे दिन से ही बलजिंदर अपने घर में जब आता तो पिंदा का नाम लेता और अपनी पत्नी का
कभी कभी पिटाई भी कर देता है। और जब पिटाई से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, एक दिन पिंदा के पास जाते हैं। जाने के बाद कहने लग जाती हैं कि हम तुम्हारी पटरानी बनना चाहते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में रहना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे पति के रहते ही कभी भी संभव नहीं है। और जैसे ही इधर जाकर पिंदा बात सुनता, कहने लग जाता है क्यों ना तुम्हारे पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए। सोमपाल भी कह देती है इसमें देर कैसा, जल्दी करो नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, कहीं हमारा पति कहीं खिलाफ ना हो जाए। पिंदा और साथ में परमजीत और इधर जाकर सोमपाल तीनों मिलकर एक खतरनाक फैसला बना लेती है। और इसी फैसले के तहत पिंदा का ही गांव का ही रहने वाला कुलविंदर सिंह उर्फ भूप होता है और उसको जाकर अपने ही प्लान में इधर पिंदा शामिल कर लेता है। और चारों मिलकर अच्छे समय का इंतज़ार करते हैं। कहने लग जाते हैं कि जब गेहूं की कटाई आएगी तो उस वक्त तुम्हारा जो अपना पति हुआ तो लोगों को यहाँ ट्रैक्टर चलाने में बिजी हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे जो अपने जेठ है राजेंद्र भी वह गांव के बाहर कंबाइन लेकर चले जाएंगे, मौके का फ़ायदा बड़े बेहतरीन तरीके से उठा लेंगे। सोमपाल भी सुनते कहने लग जाती है जब समय आएगा तो हम बता देंगे। लेकिन तभी ठीक 14 अप्रैल 2017 का शाम का टाइम होता है। तो उस वक्त राजेंद्र जो होते हैं गाँव के बाहर कंबाइन चलाने के लिए अपना चले जाते हैं। लेकिन जैसे शाम का वही 7 बजे के आसपास टाइम होता है तो हरजिंदर जो होता है उसी जाड़ के यहाँ काम कर अपने घर वापस लौट रहा होता है। लेकिन रास्ते में इधर पिंदा और कुलविंदर सिंह उर्फ भूप मिल जाते हैं। दोनों मिलते कहने लग जाते हैं यार बैसाखी का आज दिन है, क्यों ना चला जाए हमारे घर बैसाखी मनाया जाए। लेकिन इधर हरजिंदर सिंह मना कर देता, कहने लग जाता कि मैं अपने घर जाना है, हमें भी मनाना है। लेकिन वहाँ पर पिंदा और साथ में कुलविंदर सिंह दोनों काफ़ी समझाते बुझाते हैं। समझा बुझा कर कैसे ना तैसे कर हरजिंदर को अपने साथ लेते हैं और लेकर इधर खुद पिंदा अपने घर में घुस जाता है। और वहीं बैठकर तीनों पैक लगाते हैं। और इतना पैक लगाते हैं कि एकाएक जो पैक होता पूरा का पूरा एक ही गिलास में इधर हरजिंदर को उड़े देते हैं। हरजिंदर जैसे पीता तो नशे में हो जाता है, क्योंकि हरजिंदर कोई पहले का ऐसा नशे का आदी होता नहीं। और जैसे खड़ा होता तो उसके पैर लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हाँ, उसी घर में एक कमरा और होता है। उसी कमरे में इधर परमजीत कौर और साथ में सोमपाल कौर होती हैं। दोनों सारा नज़ारा अब देख रही होती हैं। लेकिन जैसे देखते हैं कि हमारा पति अपना नशे में हो गया है तो उधर पांचों मिलकर अपने ही साथ कैसे तैसे न कर हरजिंदर को बहला फुसला कर भुल्लर गांव के नहर पे ले जाते हैं। लेकिन देखते हैं रात का पूरा सन्नाटा हो चुका होता है। सन्नाटा देखकर जिंदर का जो सर पे बांधा हुआ पटका होता है, उसी पटकों को खींचने के बाद इधर परमजीत और सोमपाल कौर और खुद पिंदा तीनों मिलकर उसी पटका से गला दबाकर वहीं पर हरजिंदर की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद ले जाकर बॉडी को उसी नहर में डंप कर देते हैं, फिर घर चले आते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल कर इधर सोमपाल कौर और पिंदा और साथ में परमजीत कौर की तरह पर आती है तो पुलिस की जो टीम होती है इधर जाती है। जाने के बाद अब जाकर कुलविंदर सिंह को भी उसके घर से गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद ले जाकर इन चारों को वहाँ के कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। कोर्ट में ले जाकर इन पर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे अब डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।